हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1 और हमने शुरू की हुई है अपनी 4th यूनिट यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इससे पहले हम बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम ये दो स्टेटमेंट से जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। एक होती है हमारी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और सेकंड जो हमारी होती है वो होती है केल्सी स्टेटमेंट। ठीक है, केल्सी स्टेटमेंट और एक हमारी होती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में कि आखिर में ये क्या है। कि ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन वर्किंग ऑन ए साइकिल whose purpose is to convert heat energy from a single thermal reservoir into equivalent amount of work। यानी कि जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है ये हमें क्या बोलता है कि हमारा अगर कोई सिंगल थर्मल रेजर्वायर है उसकी सहायता से हम इम्पॉसिबल है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम उस एनर्जी को पूरी तरह से कन्वर्ट कर पाएं। कि कोई हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास क्या है एनर्जी है सिंगल, आप बोल सकते हो सिंगल थर्मल रिजर्वायर में हमारे पास कोई एनर्जी है, हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें बताता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम पूरी की पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएं। यानी कि जब भी हम कन्वर्ट करने की बात करेंगे या ट्रांसफॉर्म करने की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात करेंगे, तो एनर्जी में क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिमेनिंग रह जाएगी, यानी कि एनर्जी लॉसेस होगी, यानी कि हीट का क्या होगा, लॉस होगा। मतलब कि केल्विन प्लैंक स्टेट हमें बताता है कि अगर हमारे पास कोई हीट है या एनर्जी है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, एनर्जी है या हीट है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम पूरी तरह से यानी कि 100% उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ हीट हमारी क्या रहेगी, रिमेनिंग रह जाएगी। यानी कि हम पूरी तरह से अपनी एनर्जी को, अपनी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि अपनी जो एनर्जी है, हीट है, हम उसको टोटली यानी कि 100% किसी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू construct an engine working on cycle process whose purpose is to convert heat energy, ठीक है, convert heat energy into equivalent, ठीक है, equivalent amount of work, equivalent amount of, ठीक है, equivalent amount of work। ठीक है, तो प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल, कि ये एक तरह से असंभव है, टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन साइकिल प्रोसेस whose purpose is to convert heat energy into equivalent amount of work। यानी कि जितनी हमारी हीट है उतनी की उतनी हीट को हम इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्क में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। कौन कहता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, कि एक ऐसे इंजन को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जिसका पर्पस क्या है कि जितनी भी हीट एनर्जी है हम उस पूरी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दें वर्क के अंदर, जो कि इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ जो भी हमारी एनर्जी होगी वो रिमेन रहेगी, यानी कि हीट लॉसेस होगी, एनर्जी का लॉस होगा जब हम एनर्जी को
करेंगे वर्क के अंदर, जब हम हीट को कन्वर्ट करेंगे वर्क के अंदर, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का बोल सकते हो, कुछ ना कुछ हीट का क्या होगा, लॉस होगा, हीट का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, जैसे इसमें हम बोल सकते हैं कि नो हीट इंजन कन्वर्ट होल हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो पूरी की पूरी एनर्जी को, ठीक है, पूरी की पूरी एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में आपने समझा कि केल्विन स्टेटमेंट क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन ए साइकिल प्रोसेस whose purpose is to convert heat energy into equivalent amount of work। ठीक है, equivalent amount of वर्क। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं होता जो पूरी की पूरी एनर्जी को, पूरी की पूरी जितनी भी हीट है उस हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये क्या है, एक तरह से इम्पॉसिबल है। कौन कहता है, ये कहता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड पॉइंट की। ठीक है, क्लासिक स्टेटमेंट के बारे में। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हुई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में। हमारी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, सेकंड स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, क्लासेस CLA US स्टेटमेंट, क्लासेस स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारी कौन सी है सेकंड स्टेटमेंट। पहली कौन सी थी, पहली थी हमारी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे सेकंड यानी कि क्लासिक स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, CLA US क्लासिक स्टेटमेंट। तो क्लासिक स्टेटमेंट क्या कहती है, ये भी एक तरह से हमें बताती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, कि ऐसी डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करना, ऐसी डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है जो डिवाइस यानी कि किसी लो, यानी कि हमारे किसी क्या है लो टेम्परेचर, यानी कि लो लेवल है, लो लेवल से, लो सरफेस से बोल सकते हो, लो सरफेस से या लो टेम्परेचर बॉडी से किसी हीट को या किसी वर्क को हाई टेम्परेचर तक यानी कि हाई लेवल तक पहुंचाना इम्पॉसिबल है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। कि जैसे बोला गया है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जो हमारा क्लासिक स्टेटमेंट है ये हमें क्या बोलता है, ये हमें बताता है कि एक ऐसी डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है जो डिवाइस बिना किसी सहायता से, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से लो बॉडी टेम्परेचर से यानी कि लो टेम्परेचर से यानी कि नीचे के लेवल से किसी हीट को ट्रांसफर करे हाई लेवल तक। लो लेवल से हाई लेवल तक हीट को ट्रांसफर करना है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बिना किसी बाहरी फोर्स का यूज किए, बिना किसी बाहरी डिवाइस का यूज किए बिना लो लेवल से हाई लेवल तक हीट को ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल है। ये हमें बताता है क्लासिक स्टेटमेंट। ये हमें कौन बताता है, क्लासिक स्टेटमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, इट इज impossible to construct a device which can transfer heat from a body at lower temperature, a body at lower temperature to body at higher temperature, body at higher
temperature without help of external force या फिर लिख सकते हो डिवाइस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स या फिर बोल सकते हो डिवाइस। तो अब देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने इससे पहले बात की थी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं क्लासिक स्टेटमेंट के बारे में। तो ये हमें क्या बोलती है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस which can transfer heat from a body at lower temperature to body high temperature without help of external force या फिर डिवाइस, कि एक ऐसी डिवाइस को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जिस डिवाइस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं, जिस डिवाइस के अंदर हम हीट को ट्रांसफर कर सके, कहां से, लोअर बॉडी टेम्परेचर से हाई बॉडी टेम्परेचर तक, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, की बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस का, जब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स का यूज किए बिना हम लो बॉडी टेम्परेचर से हाई बॉडी टेम्परेचर तक हीट को ट्रांसफर कर सके, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसी डिवाइस तैयार करना इम्पॉसिबल नहीं है। ये हमें कौन बताता है, क्लैसियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, क्लैसियस स्टेटमेंट। जैसे हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डिवाइस में, अगर बात करें तो हीट पंप की जरूरत होगी। हीट पंप अगर होगा तो उसी की सहायता से हम लो बॉडी टेम्परेचर से हाई बॉडी टेम्परेचर तक हीट को क्या कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। हीट को हम क्या कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हमारे पास दो प्रकार की मशीन होती है। ठीक है, दो तरह की हमारे पास मशीनें होती है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, यानी कि पीएमएम फर्स्ट काइंड, पीएमएम 1 और पीएमएम 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, दो तरह की हमारे पास मशीन होती है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। एक होती है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग और सेकंड होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएमएम 1 के बारे में। पीएमएम 1 यानी कि परपेचुअल मोशन मशीन। फर्स्ट है हमारी परपेचुअल, ठीक है, PERPETUAL, परपेचुअल मोशन मशीन, मोशन मशीन। ठीक है, मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं PMM1। ठीक है, PMM1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको बताया कि हमारे पास दो तरह की मशीन होती है, एक होती है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड होती है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। उसमें क्या हो जाएगा, PMM2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड के बारे में कि ये मशीन क्या होती है। आपको बताया कि ये किस पे, ये लॉ कौन से को फॉलो करती है, ये फॉलो करती है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। किसको फॉलो करती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर हम बोले कि जो हमारी PMM1 है मशीन, ये किस नियम पे या किस फॉर्मूले पे चलती है, किस लॉ को फॉलो करती है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो PMM मशीन होती क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इट इज ए मशीन विच प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एन अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि PMM मशीन फर्स्ट काइंड की एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर जो भी हम वर्क करेंगे, जो भी हम वर्क तैयार करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे वर्क विदाउट एनी, मतलब किसी भी प्रकार की एनर्जी को कंज्यूम किए बिना, फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि किसी दूसरे सोर्स से लिए बिना एनर्जी जो हम वर्क करेंगे, वो वर्क को हम वो कौन करेगा, परपेचुअल मशीन, उसको हम क्या बोल देंगे, PMM1। हम क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो डिफाइन ए मशीन, हम लिख सकते हैं इट इज ए मशीन, इट इज ए machine which produce work
without which produce work without any amount of energy consumed any other source, यानी कि हमारी जो फर्स्ट काइंड ऑफ मशीन है PMM1 के बारे में बात करें तो ये क्या है, इट इज ए मशीन, ये एक मशीन होती है जो क्या करती है, वर्क को प्रोड्यूस करती है विदाउट एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय ए सोर्स, यानी कि किसी भी बाहरी एक्सटर्नल सोर्स की सहायता के बिना जो भी एनर्जी कंज्यूम किए बिना हमारे वर्क को प्रोड्यूस कर रही है वो होती है PMM1, यानी कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड काइंड यानी कि सेकंड मशीन के बारे में, परपेचुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड PMM2 के बारे में। ठीक है, ये हमने बात की फर्स्ट काइंड मशीन के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड टाइप ऑफ मशीन के बारे में, PMM2। PMM2 के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड यानी कि परपेचुअल मोशन PERPETUAL, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, सेकंड काइंड यानी कि PMM2। हमने बात की इससे पहले PMM1 के बारे में, तो PMM1 में आपको क्या बोला था कि एक ऐसी मशीन विच प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्स, कि किन्हीं अदर सोर्स से एनर्जी को कंज्यूम किए बिना जो वर्क कर रही है वो होती है PMM1 मशीन। और अब हम बात कर रहे हैं PMM2 के बारे में, तो ये क्या है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट होल ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज नोन एज PMM2, यानी कि एक ऐसी मशीन या फिर एक ऐसी डिवाइस जो अपनी पूरी एनर्जी को, यानी कि जितनी भी होल एनर्जी है, हीट है, उस एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, वो हमारी होती है PMM2। हम क्या लिखेंगे, ए डिवाइस which convert whole of heat energy into mechanical work is known as PMM2। ठीक है, दिस मशीन इज 100% एफिशिएंट मशीन एंड इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इज एक्चुअल प्रैक्टिस, कि जो हमारी PMM2 होती है ये 100% एफिशिएंट होती है। हमारी जो मशीन होती है ना PMM2, ये क्या होती है, 100% एफिशिएंट होती है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसी मशीन होना इम्पॉसिबल है। यानी कि एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम बात करें तो इस तरह की मशीन का कंस्ट्रक्ट करना, इस तरह की मशीन का बनना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये हमने बात की फर्स्ट काइंड ऑफ मशीन के बारे में और सेकंड काइंड मशीन के बारे में। फर्स्ट काइंड में आपको क्या बताया कि एक ऐसी मशीन या एक ऐसी डिवाइस जो वर्क को प्रोड्यूस कर रही है विदाउट एनी एनर्जी कंज्यूमिंग विद अदर सोर्स, यानी कि बाहर से कोई भी एनर्जी को लिए बिना, किसी भी बाहरी एनर्जी को कंज्यूम किए बिना वर्क प्रोड्यूस करना, वो हमारी थी फर्स्ट काइंड मशीन। सेकंड काइंड में हमने बात किया ए डिवाइस विच कन्वर्ट होल ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, कि एक ऐसी मशीन या एक ऐसी डिवाइस जो अपनी पूरी की पूरी जितनी भी उसकी हीट एनर्जी है, पूरी एनर्जी को वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो उस मशीन को बोलते हैं PMM2, यानी कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। और
ये मशीन 100% एफिशिएंट होती है, लेकिन इस तरह की मशीन को कंस्ट्रक्ट करना, इसका यूज करना रियल लाइफ में, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिस में इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जैसे लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, जैसे NTL इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन, मैक्सिमम वर्क obtained divide by heat supply, divide by heat supply, divide by heat supply, यानी कि Q1 माइनस में Q2 इज इक्वल टू Q1, और हमें पता होगा कि Q2 होता है 0, तो हमारा हो जाएगा Q1 डिवाइड बाय Q1, तो 100% हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया। 100% हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्क एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी 100%। हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमने बात की परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के बारे में। ठीक है, अब हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंट्रोपी के बारे में। बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, एंट्रोपी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी हीट एनर्जी होती है, ठीक है, उसको वो कितना कन्वर्ट हो रही है वर्क के अंदर, कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी संभावना है कि हमारी जो हीट है वो कन्वर्ट हो रही है किसी वर्क के अंदर। ठीक है, तो एंट्रोपी में हम क्या लिखेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी। ठीक है, ENTRO, ठीक है, ENTROPY, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी मींस ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रोपी मींस ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रोपी मींस ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारी जो एनर्जी है, हमारे पास जो हीट एनर्जी है, क्वांटिटी ऑफ हीट है, उसकी कितनी संभावनाएं हैं कि वो हीट कन्वर्ट हो जाएगी वर्क के अंदर, कि वो हीट कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, वर्क के अंदर। ठीक है, एंट्रोपी में हमने क्या बोला कि इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन और इट इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, इट इज ए फंक्शन ऑफ quantity of heat which show the possibility, ठीक है, which show the possibility, ठीक है, POSSIVILITY, possibility of conversion of heat, possibility of conversion of that heat into work, heat into work। ठीक है, कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इट इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, कि एक तरह से हीट की वो क्वांटिटी which show the possibility of conversion, यानी कि वो शो कर रही है, पॉसिबिलिटी शो यानी कि संभावना, कि कितनी हीट हमारी कन्वर्ट हो रही है वर्क के अंदर, यानी कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हीट से वर्क के अंदर, वो हमारे लिए क्या होती है, वो होती है एंट्रोपी, वो हमारे लिए क्या होती है, एंट्रोपी। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, डेल इज इक्वल टू TdS, तो यहां पे हमारी Q का जो हमारे पास T है, T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और DS है चेंज इन एंट्रोपी, ये हमारे पास है चेंज इन एंट्रोपी, और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमने बात की एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, it is a function of quantity of heat which show the possibility of conversion of heat into work।
कि एक ऐसी संभावना को शो करना कि कितनी हमारी हीट है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क के अंदर, कि हमारी हीट कितनी कन्वर्ट हो रही है वर्क के अंदर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। T का मतलब टेम्परेचर, ds का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी, कि हमारा कितना चेंज हो रहा है, कि हमारे पास हीट कितनी थी उसमें से कितनी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल वर्क के अंदर। आपको बताया था कि पूरी हीट कभी भी कन्वर्ट नहीं होती। जब भी हम हीट को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क के अंदर तो कुछ ना कुछ हीट का क्या होते हैं, लॉस होती है। हीट क्या होती है, लॉस होती है। एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, यानी कि रिजेक्ट होती है। ठीक है, तो अगर ये हमने बात की एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने क्या बात की, हमने बात की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हमने बात की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सेकंड लॉ में हमने बात की केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लैसियस स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास टू टाइप्स की मशीन होती है। एक होती है परपेचुअल मोशन मशीन यानी कि PMM1 यानी कि फर्स्ट काइंड मशीन, सेकंड काइंड मशीन यानी कि PMM2। उसके बाद हमने बात की अपनी एंट्रोपी के बारे में। हमने बात की एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये क्या एक पॉसिबिलिटी है कि कन्वर्जन हो रही है हीट का वर्क के अंदर, कि कितनी हीट हमारी कन्वर्ट हो रही है वर्क के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हमने अभी तक सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में।